सो है गाइस, आज की इस वीडियो से हम विजन आइस की मंथली जो मैगजीन है उसको देखेंगे। ये जैन 2024 है। ना आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो डिलिमिटेशन है। डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस में है, ठीक है। डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें तो न्यूज़ में किस वजह से है। रिसेंटली सऊदर्न स्टेट्स ने कुछ कंसर्न्स को राइज किया रिगार्डिंग दी डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन की बेस्ड पे जो डिलिमिटेशन होता है उसको लेकर सऊदर्न स्टेट्स ने कंसर्न्स को राइज किया है। एंड जो फाइनेंशियल कमीशन का फंडिंग एलोकेशन है कि ये अनफेयर है, क्योंकि जो सऊदर्न स्टेट्स से इनकी पॉपुलेशन कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। डिलिमिटेशन क्या होता है, ये प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं इन लोकसभा एंड अगर हम कहें लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, इनको फिक्स करना है। एंड जो बाउंड्रीज हैं टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज़ की हर एक स्टेट में, इनको फिक्स करना है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन ये प्रोसेस को अंजाम देता है। एक हाई पावर यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, ठीक है, इसको हम डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। तो ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है यही इस प्रोसेस को अंजाम देती है। इसको हम बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं। आई बात समझ में। इंडिया में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बैठ चुका है। कब कब 1952, ठीक है, 63, 1973 एंड 2002, ठीक है, 2002। तो 4 बार इंडिया में आज तक ये बैठ चुका है। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, इसका जो डिलिमिटेशन है ये फाइनलाइज हुआ था 2022 में। JNK UT को यहाँ पे रिकॉग्नाइज दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे 90 असेंबली कंस्टिट्यूंसीज़ बनाई। तो इन कंस्टिट्यूंसीज़ में अगर हम बात करें 43 जम्मू डिवीज़न, ठीक है, जम्मू डिवीज़न। एंड वहीं अगर हम बात करें 47 फॉर कश्मीर डिवीज़न। साथ ही साथ में 5 पार्लियामेंट्री यहाँ पे कंस्टिट्यूंसीज़ भी हैं, किसमें, JNK में। नो थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की। यहाँ पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में। जो सीट्स का एलोकेशन है उसको यहाँ पे फ्रोज कर दिया, ठीक, टिल 2000 कि 2000 तक यहाँ पे कोई भी सीट्स का एलोकेशन नहीं होगा लोकसभा में। उसके बाद हमारे पास आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ये हमारे पास आता है। ये जो फ्रोजन है इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है 2026 तक, कि अब 2026 तक यहाँ पे कोई भी सीट्स का एलोकेशन नहीं होगा। सॉरी, मैंने 2006 लिख दिया, 2026 तक, ठीक है, कोई भी सीट्स का एलोकेशन नहीं होगा। ये एक्ट कब का है, 2001 का ना। उसके बाद हमारे पास आता है 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस 2003 में ये बताया गया, इस 2003 में जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 2001 की जो सेंसस थी, पॉपुलेशन सेंसस, उसकी बेसिस पे हुआ था। अब यहाँ पे सीट्स के एलोकेशन को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी अल्टर नहीं किया गया, कोई भी एलोकेशन नहीं हुआ, ठीक है, जैसा था वैसा ही रहा। ना आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं। अंडर आर्टिकल 82 एंड 170 ये बात करता है री एडजस्टमेंट एंड डिवीजन किसका, हर एक स्टेट को इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज, किसमें, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूंसीज में। इसमें हमारे पास पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज भी आती हैं और असेंबली कंस्टिट्यूंसीज भी आती हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसीज में हम MPs को चुनते हैं,
पार्लियामेंट मेंबर्स को। वहीं अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कंस्टिट्यूंसीज हैं इसमें हम MLAs के चुनते हैं। ठीक है, MLAs। इसमें हमारा CM होगा, इसमें हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? देन ओके। नाउ आर्टिकल 330 और 332 ये बात करता है रिफिक्सिंग इसको नंबर ऑफ सीट्स को जो कि रिजर्व रखी हैं। किसके लिए? SCs के लिए और STs के लिए। किसमें? लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। किसमें? लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ना जो ऑर्डर है डिलिमिटेशन कमीशन की, भाई साहब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट चैलेंज द ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन कोर्ट। ठीक है, एंड कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती इन हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं चलेगी। ठीक है, दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। एक किशोरी चंद्र चंगलाल रथौर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2024 का है। ठीक है, 2024 का केस है। एंड दूसरा हमारे पास है मेघराज कथौरी वर्सेस डिलिमिटेशन कमीशन एंड अदर्स। ये केस हमारे पास 1966 का है। दोनों केसेस में ये बताया गया है कि जो लीगल कोर्ट्स होते हैं, लीगल कोर्ट्स जो हैं, इनके पास पावर है जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसकी ऑर्डर को रिव्यू करने की लेकर। ठीक है, कि ये इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, इनके पास पावर है टू व्यू ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। आई बात समझ में? ना सिग्निफिकेंस क्या है डिलिमिटेशन कमीशन का? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इसको पूरा करना है। आर्टिकल 82 और 170 बोलता है कि यहाँ पे रिफिक्स किया जाए सीट्स को, नंबर ऑफ सीट्स को एंड बाउंड्रीज को। फिर इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हर एक आदमी को। ठीक है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, एक वोट वन वैल्यू। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसको इंश्योर करने के लिए। फिर जो अपॉर्चुनिटी होती है मैनिपुलेशन को लेकर ऑफ बाउंड्रीज फॉर पॉलिटिकल गेन, ये यहाँ पे कम होगा। फेडरलिज्म जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, हर एक स्टेट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगा। आई बात समझ में? तो जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस है फेडरलिज्म में वो यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिलेगी। हिस्टोरिकल एडजस्टमेंट, यहाँ पे एडजस्ट किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को, ताकि जो बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उसको यहाँ पे इंश्योर किया जाए पार्लियामेंट में। ना इससे हमारी गवर्नेंस जो है वो इफेक्ट में आएगी, क्योंकि जो पॉपुलेशन की प्रेजेंट नीड्स हैं उनको यहाँ पे अच्छे से हम एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से हम अंडरस्टैंड होंगे जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, हमें लोगों की डिमांड्स का पता चलेगा। ना इश्यूज़ क्या क्या हैं डिलिमिटेशन के साथ? सबसे पहले फेडरल इम्बैलेंस की बात अगर हम करें तो अगर पॉपुलेशन की बेसिस पे ये डिलिमिटेशन होता है तो हाई ग्रोथ स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे कि यूपी है, बिहार है, ठीक है, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड वहीं अगर हम साउदर्न स्टेट्स की बात करें, इनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल है। ठीक है, कंट्रोल्ड है, इन्होंने कंट्रोल करके रखी अपनी पॉपुलेशन। अब जैसे ही सीट्स को एलोकेट किया जाएगा, नॉर्दर्न स्टेट्स को ज़्यादा सीट्स मिलेंगी, साउदर्न स्टेट्स को कम सीट्स मिलेंगी। तो नॉर्दर्न स्टेट्स लॉ बनाने में डोमिनेट करेंगे, साउदर्न स्टेट्स जो है ये कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी इनकी होगी, इनकी मेजॉरिटी नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, फेडरल जो बैलेंस है वो कमज़ोर होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इस वजह से
पॉलिटिकल और रीजनल टेंशन्स जो होंगी स्टेट्स के दरमियान वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा फॉर SC ST, उनको यहाँ पे सीट्स अच्छे से नहीं मिल पाएंगी। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो प्रोसेस है डिलिमिटेशन की, इसमें कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन ही यहाँ पे सब कुछ कर रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन ही यहाँ पे इस प्रोसेस को अंजाम दे रहा है। इस वजह से यहाँ पे डिसकनेक्शन देखने को मिल रहा है बिटवीन पीपल एंड बाउंड्रीज, जो कि यहाँ पे ये लोग ड्रा कर रहे हैं। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ बिछड़ जाती हैं, उधर का उधर हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, तो एक यहाँ पे रिदम नहीं रहता। ठीक है, बाउंड्रीज़ को अपने हिसाब से डाल देते हैं। किसी कम्युनिटी के लोग आधे इधर आधे इधर, वो अपने कैंडिडेट, एक सेम कैंडिडेट को यहाँ पे इलेक्ट करना चाहते हैं। बाउंड्रीज ऐसे फिक्स कर दी डिलिमिटेशन कमीशन ने, तो कम्युनिटी जो है वो दो भाग में बट गई। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन राइज होता है। यहाँ पे यूरोप यूनियन की बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे डिग्रेसिव प्रोपोर्शनलिटी प्रिंसिपल को अपनाया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होती है तो यहाँ पे सीट्स भी इंक्रीज़ की जाती हैं। ठीक, वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे हम टोटल फर्टिलिटी रेट को यूज़ कर सकते हैं, एडजस्टेड फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं फॉर सीड्स एलोकेशन। ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, तो यहाँ पे हमें बाकी लोगों को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा, स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। ठीक है, ताकि लोगों के हिसाब से यहाँ पे काम चले। पीरियोडिक रिव्यू, हमें डिलिमिटेशन कमीशन को रेगुलरली बिठाना होगा। ठीक है, हर 10 साल के बाद, जस्ट आफ्टर सेंसस। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को बनाना है, स्पेशली SC STs एंड वुमेन को मद्देनज़र रखना है। फ़ंड को एलोकेशन करना है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन मल्टी क्राइटेरिया को यूज़ कर सकता है फंड्स को एलोकेट करने के लिए। ठीक, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई बात समझ में? इनकम डिस्टेंस के हिसाब से, पॉपुलेशन साइज़ के हिसाब से, डेमोग्राफिक ये प्रेफरेंस के हिसाब से कि फर्टिलिटी रेट किस तरीके से रिड्यूस हुई है, तो इसके हिसाब से फंड्स को एलोकेट किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।